नमस्कार. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापुर विश्वविद्यालय और सोलापुर सोशल फाउंडेशन सोलापुर इन संस्था के ओर से आयोजित किया गया ब्रांडिंग सोलापुर, इस प्रोग्राम में मैं आपका सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं. आज के आपके ब्रांडिंग सोलापुर प्रोग्राम का विषय है सोलापुर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का हैदराबाद में जो गारमेंट फेयर आयोजित किया गया है उसके बारे में जानकारी देना ये आज का विषय है. ये जो हैदराबाद में होने वाला फेयर है, एग्जीबिशन है, वो रेडीमेड गारमेंट का और पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म के मैन्युफैक्चरर्स का महोत्सव है. और इसका आयोजन 7, 8, 9 दिसंबर में हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में किया गया है. इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ इस फेयर के चेयरमैन हैं अमित जैन, ये मौजूद है आज आपकी चर्चा में. और इस फेयर के डायरेक्टर है विजय भाई डाकलिया. ये दो पदाधिकारी उपस्थित है. मेरे साथ चर्चा करने के लिए सोलापुर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री प्रकाश पवार भी आज उपस्थित है और एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी सुनील मेंजी ये भी हमें आज कुछ जानकारी देने वाले हैं. इस गारमेंट एग्जीबिशन का नाम है 5th यूनिफॉर्म एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स फेयर हैदराबाद. ये 5th यूनिफॉर्म फेयर है, इसका मतलब पहले 4 फेयर हो गए हैं. सो अमित जी, मुझे ये आप बताएं कि पहले 4 एग्जीबिशंस कहाँ हुए थे. धन्यवाद सर. पहले शुरुआत के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरह हम लोगों का ये फेयर का जर्नी यहाँ तक आया. एक बहुत ही गर्व की बात है, मतलब जो बहुत फक्र से हम कहना चाहेंगे कि यूनिफॉर्म्स का फेयर हमारी जानकारी में सोलापुर ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में शायद ही कहीं पे होता है. तो ये एक यूनिक आइडिया ये सोलापुर से जन्म लिया है, इसका हमें बहुत गर्व होता है. और सोलापुर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने इसका लीड लिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. ये आइडिया हम लोगों को यूनिफॉर्म्स का पार्श्वभूमि सोलापुर का जो है वो अभी का नहीं है, तो बहुत सालों का है. मगर हमें 5-6 साल पहले ऐसा लगा कि इसका जो मार्केटिंग है वो भारत के हर कोने तक नहीं जा पाया. और वहीं पे हमें महसूस हुआ कि क्यों नहीं हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा खड़ा करें. अलग अलग चीजों की आज प्रदर्शनी हो रही है, बट यूनिफॉर्म की प्रदर्शनी कोई कहीं पे देखने नहीं मिला. और वो ऑल इंडिया लेवल और आयोजन करने वाले सोलापुर के हैं. सोलापुर, इसका मतलब कि यूनिफॉर्म का बड़ा यूनिफॉर्म हब सोलापुर हो गया है. ये भी हमें मालूम नहीं था. लेकिन अब इस फेयर की वजह से सारी दुनिया को पहुंच रही है ये बात. पहले 4 यूनिफॉर्म फेयर्स कहाँ हुए थे? पहले 4 यूनिफॉर्म फेयर, पहले 2 हमने सोलापुर में किए. और उसके बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब हमें जो है वो आपको एक इंग्लिश का प्रोवर्ब आपको पता होगा, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड. अच्छा, तो हमें ऐसा लगा कि अब हमें जो है इस कंपटीशन के जमाने में बाहर के हर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जाके अपनी जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है उसे पहुंचाना चाहिए. उसके बाद हमने तीसरा एग्जीबिशन बैंगलोर में कर्नाटका में किया. चौथा एग्जीबिशन हमने जो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहां पे लिया. और अब हम 5th एग्जीबिशन सदर्न इंडिया का मेन डोर जिसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का, हैदराबाद हाईटेक सिटी, वहां पे हम ये 5वां एग्जीबिशन हमने लेने का तय किया. तो हमारी एक पूरी इसके पीछे की आइडियोलॉजी यही है कि सोलापुर जो एक अनोखा ऐसा शहर है जहां आप एक फैक्ट्री से बाहर जाओगे तो बाजू में और एक यूनिफॉर्म वाला, अगर कोई बायर सोलापुर में आ जाता है
तो उसका एक दिन में कोई भी यूनिफॉर्म उसे लेना हो, स्कूल का हो, कॉर्पोरेट हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, उसका काम यहाँ पे 100% हो जाएगा। ऐसे शहर का And each and every type of uniform is available in इन Solapur. सोलापुर एवरी साइज। एंड जिनको यूनिफॉर्म रखते हैं उनको मालूम है कि इस तरह का यूनिफॉर्म होना है तो चलो सोलापुर में जाके हाँ, बस तो यही आइडियोलॉजी से हमने ये हर वर्ष ये जो हमारा एग्जीबिशन है उसका एक हर स्टेट के कैपिटल में लेके जाने का हमारा सपना है। बराबर। और अब हैदराबाद में हम तेलंगाना में आ गए हैं और अभी 26 राज्य बाकी है और इसी तरह से हम अगले 20 से 25 साल में हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया हुआ है कि किस तरह से हम इसको यूनिफॉर्म्स का हब खाली इंडिया ही नहीं तो ग्लोब का यूनिफॉर्म्स हब सोलापुर हो और कहीं भी दुनिया में यूनिफॉर्म का नाम लिया जाए तो उसे सोलापुर आना चाहिए। ये हम लोगों का एक सपना है। अब ये जो सोलापुर में 2 एग्जीबिशंस हो गए, एक बेंगलोर में हुआ, एक मुंबई में हुआ, इससे क्या फर्क महसूस होता है? ब्रांडिंग के उपलक्ष्य में अगर आप देखेंगे सर तो 5-6 साल पहले सोलापुर के यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर्स तो काफी थे मगर उनके खुद के नाम का एक भी ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी नहीं था। तो इस फेयर के कारण उन्हें जैसे वो लोग बाहर आए सारे मैन्युफैक्चरर्स एग्जिबिट करने लगे तो उन्हें अपने आप में समझ में आने लगा कि अपने को अपनी एक आइडेंटिटी बनानी होगी और ग्लोबल मार्केट क्या होता है। हाँ, और उन्हें ये भी पता चला कि बाहर के लोग कितना फास्ट अपने चेंजेस कर रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे। तो हमने 5 साल में ये देखा कि आज सोलापुर में लगभग 60 से 70 यूनिफॉर्म के खुद के ब्रांड हो गए थे मैन्युफैक्चरर्स। हाँ, ब्रांड नेम क्रिएट हो गए हैं यूनिफॉर्म में। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। शायद ही भारत के किसी गांव में इतने सारे ब्रांड एक गांव में रजिस्टर्ड ब्रांड होंगे। उसके अलावा यूनिफॉर्म्स को फैशन के रूप में प्रेजेंट करने वाला अगर कोई पहला इंडस्ट्री था तो वो सोलापुर। आपको दूसरा फेयर जो सोलापुर में हुआ था तब यूनिफॉर्म्स का फैशन शो किया गया जिसका पूरे भारत में इतनी सराहना हुई कि यूनिफॉर्म्स का भी फैशन शो हो सकता है, ये हमने दिखाया। और आज अगर आप हमारे कोई एग्जीबिशन में आओगे तो आपको एक एग्जीबिशन में 5 से 6 हजार यूनिफॉर्म्स के डिजाइन देखने मिलेंगे। अच्छा, हाँ। मतलब वहां आने वाले हर व्यापारी को उधर से वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, इसका हम गारंटी दे सकते हैं। दुनिया भर में इस व्यवसाय में जो लोग काम करते हैं उनको भी पता चलता है सोलापुर के बारे में, एज वेल एज सोलापुर में जो मैन्युफैक्चरर्स है। डॉक्टर लिया जी, आप बता सकते हैं कि उनको क्या फायदा होता है इसका और उनको क्या देखने के लिए मिलता है? सर, इसके अंदर एक ऐसा है कि जैसे सोलापुर का जो गारमेंट मैन्युफैक्चर के हिसाब से जो भी इधर आता है तो उसको एक पहले एक टाइम था कि सिर्फ प्लेन के अंदर ही आपको खाकी, नेवी ब्लू और एक 10 कलर रहेंगे, वो 10 कलर के अंदर पेंट कर रहेगा। शर्ट के अंदर व्हाइट, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, पर्टिकुलर्स वो था। वो गवर्नमेंट के लोग पहनते हैं या म्युनिसिपालिटी के सफाई कामगार पहनते हैं, वो खक्के होता है। हाँ, तो वो उसी हिसाब से यहाँ तैयार होता था। हाँ, यूनिफॉर्म कोड ही था वो पहले। हाँ, वो लिमिटेड था। मगर एक ये जो ऐसा अपना ये फेयर जब से चालू हुआ है और हम लोगों की थोड़ी सोच अभी थोड़ी चेंज हुई है, कुछ तो नया देना करके, तो नया देने के अंदर अभी बहुत से मिलों ने उसके लिए अपने को गाइड किया कि इस तरह की नई नई हमारी डिजाइन आती है, आप नए नए बोल तो उसका यूनिफॉर्म बना सकते हैं। उसी हिसाब से उन्होंने नई डिजाइन दी, अपने सोलापुर के गारमेंट्स वालों ने उसके अच्छे अच्छे पैटर्न बनाए। जो हमने फर्स्ट यूनिफॉर्म के अंदर बना के पैटर्न बताए तो सब लोगों का मानना रहा है कि भाई ऐसे भी पैटर्न यूनिफॉर्म में आते हैं क्या स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर। करेक्ट है। और मैंने देखा कल अमित जी के फैक्ट्री में कि टी शर्ट बना रहे थे। हाँ, तो टी शर्ट भी एक यूनिफॉर्म का भाग हो गया। हाँ, वो भी एक और यूनिफॉर्म कहाँ कहाँ लगता है? स्कूलों में लगता है, हॉस्पिटल में लगता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। तो स्कूलों में तो टी शर्ट कितने पहनते हैं और इंडस्ट्रियल आता है, देखते देखते टी शर्ट भी एक भाग हो गया उसका। तो एक बार टी शर्ट बनाने लगे तो हर तरह की टी शर्ट बनाते रहते। वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टी शर्ट की। प्रकाश जी, मैं आपसे पूछूंगा कि सोलापुर में टी शर्ट के मैन्युफैक्चर में क्या क्या हो रहा है? धन्यवाद। क्योंकि हमने एक बात सुनी थी और हमें बहुत गर्व महसूस हुआ था कि इंडियन क्रिकेट टीम के टी शर्ट सोलापुर में बनते हैं।
बराबर। बेसिकली जैसे आपका एक सवाल था कि ये जो फेयर के माध्यम से बहुत सारे हमारे भी जो भी एक पार्टनर जो पार्ट लेते हैं उनको भी ध्यान में आया कि जब अपन एक यूनिफॉर्म जब बनाते हैं तो यूनिफॉर्म के साथ स्कूल में और क्या क्या चीजें लगती हैं। तो बेसिकली एक 7-8 साल पहले एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि स्कूल में कंपलसरी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म के लिए टी शर्ट लगना। तो अटैच बिजनेस था हमारे लिए, मशीनरी थोड़े डिफरेंट है और वर्कर, लेकिन हमको उसको स्किल करना पड़ा, कलर और फैशन बस इतना था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो टी शर्ट और ट्रैक पैंट जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म कहते हैं हमारे इंडस्ट्रियल भाषा में, तो आज जितना हम यूनिफॉर्म बनाते हैं उसी लेवल में ही स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी बनाते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में आता है, जैसे कि टी शर्ट्स आते हैं। और ये नया मार्केट है, वो सोलापुर के मैन्युफैक्चरर को मालूम नहीं था। अभी क्या होता है ड्यू टू फेयर से ये मतलब ये भी सब जो देन है हमारे पास, जो सोलापुर को आया हुआ है, जो भी हमारी मार्केटिंग हुई है वो फेयर के माध्यम से हुई है। उनकी दृष्टि व्यापक हो गई। और आपको फेयर में जाने के बाद इस प्रकार के लोग मिलते हैं, इतने व्यापारी मिलते हैं नए नए, कि वो लोग ही आपको आइडिया देते हैं कि अरे आप ये बनाते तो आप ये क्यों नहीं बनाते, आप ये बनाओ हम आपसे ले लेंगे। उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट कुछ करना नहीं है। अभी क्या होता है, समझे एक पर्टिकुलर स्कूल है, अब स्कूल क्या कहता है कि भाई मैंने ये यूनिफॉर्म लिया है, अब मैं स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म के लिए कहाँ जाऊँ, मैं थोड़ी त्रिपुर जाऊंगी, आप ही बना तो आप ही बना दो। तो ये हमारे लिए जॉइंट बिजनेस हो गया। तो आज के डेट में यूनिफॉर्म के साथ जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में ट्रैक पैंट, टी शर्ट्स, जैकेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो इतना बड़ा बिजनेस। स्पोर्ट्स के अलग कपड़े होते हैं और जिम में जाने वाले के लोग अलग कपड़े होते हैं। बहुत वैरायटीज। कभी कभी लोग कोई टूर पर जाते हैं तो वहाँ अलग चीज ड्रेस में घूमते लगते थे, वो बरमूडा ट्रैक्स आते हैं, बरमूडा आते तो हैं। इतना बड़ा इसका बिजनेस है, इसका पता भी चला। और ये तो ऑल इंडिया लेवल पर अपन एग्जीबिशन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मार्केट है सोलापुर का, सुनील जी आप बता सकते हैं कि कौन कौन से देशों में आप सोलापुर के लोग कपड़ा बेचते हैं रेडीमेड? ये तो इंडिया में, राज्य में, ऑल इंडिया में तो अपना पूरा यूनिफॉर्म सप्लाई होता ही है सोलापुर से। हाँ, सोलापुर शहर से। उसमें क्या है, जो बल्क ऑर्डर करने वाले बहुत लोग हैं इंडिया में, लेकिन स्टार्ट से लेके एंड तक जो सप्लाई करने का है, भले बड़ा हो या छोटा ऑर्डर हो, तो वो पूरा सप्लाई सोलापुर में होता है। कुछ लोगों का कैसा है, क्वांटिटी बाहर होता है, लेकिन जो शॉर्ट में जो होता है ना, वो उसके लिए भी सोलापुर में सर्विस मिलता है। इस कारण से बहुत लोग की इच्छा ऐसा है कि सोलापुर मार्केट से अपन जुड़ जाए। अभी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि जिस तरह से जागतिकीकरण का अब ये दौर आया है, और ये चीज एक 15-20 साल पहले होती थी कि एक्सपोर्ट करना है तो एक कंटेनर ही करना होगा, मगर जिस तरह से लॉजिस्टिक्स आज इतना इजी हो गया है, तो आपको मतलब जान के बहुत हैरानी होगी कि आज आपको एक 50 किलो 200 पीस टी शर्ट का भी माल एक्सपोर्ट करना है तो वो पॉसिबल है। और इस तरह के छोटे छोटे ऑर्डर्स भी आज आप ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि सोलापुर की जीत उसमें ही हो सकती है, क्योंकि यूनिफॉर्म्स में जो रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम मतलब बल्क या कंटेनर या इस तरह की नहीं होती है। ये मिड और मीडियम सेगमेंट में 500 पीस, 1000, 2000 पर्टिकुलरली समझो कि एक हॉस्पिटल है, हाँ, और हॉस्पिटल की पूरी ऑर्डर हमें मिल गए, तो वो तो कंटेनर भर के ऑर्डर नहीं होगी, नहीं, उधर कुछ 100-200 स्टाफ होगा, तो उतना ही ऑर्डर होगा। लेकिन वो वीकेंड ये अब एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज सोलापुर शहर के सारे उत्पादकों के लिए है। और मेरी जानकारी में सोलापुर से आज एक्सपोर्ट भले ही ज्यादा नहीं हो रहा है, मगर सोलापुर से काफी माल बन के एक्सपोर्टर्स को जा रहा है, और जो लोग री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह से हम ये प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाने का हम लोगों का सपना है, तो कहीं ना कहीं जो आज हम लोगों का अगले 20 साल का एक प्लान रेडी है, तो हम 20 साल बाद अपने आप को ग्लोब का यूनिफॉर्म लीडर के रूप में देखते हैं। और जरूर ये वो दिन भी आएगा कि एक हमारा जो एग्जीबिशन होगा उसके लिए पूरे दुनिया से लोग जो है भारत में आएंगे, ये हमें यकीन है। सोलापुर में यूनिफॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग पहले से होता था, लेकिन उसका जो ग्लोबल हो गया वो मार्केट, हाँ, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए ये समझने के लिए एग्जीबिशन उपयुक्त ठहरता है। लेकिन डाकलिया जी, मैं आपको पूछता कि इसका जो
अगर आपने को कोई बिजनेस करना है तो आज सारी दुनिया में कॉस्ट कटिंग ये शब्द बहुत जरूरी हो गया है। इसी धंधे में भी कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा ना कोई, तो क्योंकि वी हैव टू फेस द कंपटीशन। बराबर। सो दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट जो है वो एक तरफ से वो क्वालिटी का भी कंपटीशन है, दूसरी तरफ कम दाम में वो सप्लाई करने का है। तो कॉस्ट कटिंग के बारे में क्या सोचते हैं आप? कॉस्ट कटिंग के अंदर साहब मैं आपको यही बता पाऊंगा कि अपन बल्क ऑर्डर जब लेंगे और अपना फोकस अगर रहेगा भाई अपने को यूनिफॉर्म और बल्क और एक ही टाइप का यूनिफॉर्म अगर अपन बनाएंगे तो दिन भर के अंदर प्रोडक्शन वो ज्यादा आएगा। तो अगर उसको ही फोकस करके करेंगे तो अपना कॉस्ट कटिंग कम आएगा। और इस चीज के अंदर अपन जो अपने कॉम्पिटिटर है जैसे चाइना है ये, तो वहां से गारमेंट बन के आता है तो वहां पे बल्क क्वांटिटी के अंदर बनता है। तो यूनिफॉर्म के अंदर अभी बल्क क्वांटिटी जो है, जैसे अभी आपने बताया एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 3000 बच्चे, तो उसके हिसाब से जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तो उस हिसाब से कॉस्ट कटिंग उसके अंदर और ज्यादा से ज्यादा होने का बल्क प्रोडक्शन में कॉस्ट कटिंग होती है। हाँ। लेकिन अभी जो गारमेंट बनता है हाँ। उसमें ऑटोमाइजेशन क्या हुआ है आपने यहाँ? क्या अभी भी हाथ से काम करते हैं, मैनुअल वर्किंग ज्यादा है या ऑटोमाइजेशन? अभी जो बताया आपने गारमेंट में ऑटोमाइजेशन एक सीमा तक ही हो सकती है। हाँ। जैसे कि कटिंग के लेवल पे आप ऑटोमाइजेशन ला सकते हो, हाँ। मगर मुझे नहीं लगता, और हम सब भी इस पर सहमत होंगे कि हमें नहीं लगता कि गारमेंट की स्टिचिंग कभी पूरी ऑटोमाइज हो पाएगी, क्योंकि ये इसमें इतनी साइजेस और इतने भिन्न भिन्न डिजाइन्स और उसका पैटर्न, तो हमारा ये सोच है कि ये एकमात्र ऐसा उद्योग है शायद जो कभी पूरा ऑटोमाइज नहीं हो पाएगा। और भारत जैसे देश के लिए इस उद्योग का फलना फूलना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आज अपना सबसे बड़ा मैन पावर वाला कंट्री है। सोलापुर जैसे गांव के लिए इस उद्योग का बढ़ना बहुत जरूरी है, जहाँ इतना मैन पावर है और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इस तरह का उद्योग ही जो है वो बड़े पैमाने पे अपने शहर में बढ़े और यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिले। सोलापुर की स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है ऐसे बोलते हैं। हमारे एक मित्र हैदराबाद में गए थे और एक रेडीमेड कपड़े के दुकान में वो बोल रहे थे, गिराईक आता है एक, वो बोलते हैं कि सोलापुर वाले स्टिचिंग का कपड़ा दे दो। तो उसने फिर सोलापुर में क्या खासियत है, सोलापुर की स्टिचिंग भारी होते हैं और वो डबल स्टिचिंग होती है, ऐसा भी तो बोल रहे थे। सोलापुर में जो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस बढ़ रहा है और इतना बड़ा है, इसकी वजह यही है कि यहाँ कुशल कामगार उपलब्ध है। और दूसरी क्या ऐसी चीजें हैं कि सोलापुर में मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड का धंधा बढ़ने के? अभी जैसे कि अभी बीड़ी कामगार है। हाँ। अभी बीड़ी का तो धंधा कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन बहुत आ रहे हैं। हाँ। अभी बहुत सारे लेडीज अभी ये फील्ड में आ रहे हैं और काम भी उनका कैसा है, एक टाइम टू टाइम काम है और जो ईमानदारी से काम करते हैं, टाइम टू टाइम काम होता है। हमारा एसोसिएशन का आगे का भी यही है सोच की ट्रेनिंग सेंटर खोले, तो उसमें महिलाओं को उसमें ट्रेनिंग दे के वीडियो धंधा, हाँ, ये हमारा कोशिश चालू है, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। और हमारे इसमें कुशल वर्कर जो रहता है वो ट्रेन होना चाहिए, बट वो ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो ऐसे किसी प्राइवेट सेक्टर से ना होते हुए कॉमन सेक्टर से हो, इसलिए हमने वहाँ पे जगह की डिमांड भी की है MIDC में। और उस वहाँ पे लगभग 3 महीने में 400 से 500 लेडीज ट्रेन होना चाहिए, ऐसा एक ध्येय रखा है। और साल में लगभग वहाँ पे एक 2000 ट्रेनर जो ट्रेनी है वो बाहर आए और उनको जो जॉब देना है, उनको जो गारंटी है वो हमारे पास लगभग, जैसे कि अमित जी ने कहा है कि 350 फैक्ट्रीज एसोसिएशन में रजिस्टर है और अनऑर्गेनाइज जो है ऐसे लगभग मेरे ख्याल से 500-600 के करीब रहेंगे, उनको काम मिलेगा, ये पूरा मतलब गारंटी है। और उनको हमेशा के लिए जरूरत है। और ये जैसे कि आपको मालूम है स्कूल, जैसे कि अपन जो बिजनेस अपना है ये साल में एक बार लगना ही लगना है। हाँ। तो ये कहीं बंद होने वाला तो नहीं है, तो ये तो लगना ही लगना है, इसीलिए उनको 12 महीना जो रहेगा वो काम मिलने के 100% चांसेस है। सिर्फ एक है कि वो एक कदम उठाए और आए और ट्रेन हो। और हमारे इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बहुत सारी महिलाओं को भी समझाना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हमने
शुरू की भी थी, लेकिन मेरा सुझाव उनको यही है कि थोड़ा सा आप पेशेंसली अगर इस पे फोकस करेंगे तो आपको एक साफ सुथरा जो काम रहेगा वो एक गारमेंट ही क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे ना कोई आपको एलर्जी या फिर कोई भी ऐसी मतलब जैसे कि आप कहते हैं कि कोई केमिकल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत साफ सुथरा काम है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अपन ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से लोगों को ट्रेन भी करेंगे, और गवर्नमेंट के थ्रू हम चाहते हैं कि हमें ट्रेनिंग सेंटर बनाने में महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमें सहकार्य करे, और यहाँ के लोगों का जो रोजगार का एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। गवर्नमेंट को तो ये जरूरी गवर्नमेंट की जरूरत है कि लोगों को रोजगार मिलता है तो गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। ये जो फेयर होने वाला हैदराबाद में, अभी जो चेयरमैन है उसके, हैदराबाद के लोग, सोलापुर के लोग जाके हैदराबाद में फेयर कर रहे हैं, तो इसमें जो सहभागी होने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स वो कहाँ कहाँ से आएंगे? इसमें सहभाग होने वाले मैन्युफैक्चरर्स पूरे महाराष्ट्र से है। हाँ। और खासकर जो इसमें आने वाले फैब्रिक के मिल्स है, फैब्रिक के प्रतिनिधि और फैब्रिक के मुख्य प्रायोजक के तौर पर आज हमारे साथ विजय भाई यहीं पे है। तो जो भी इंडिया के रेप्यूटेड मिल्स है, मफतलाल है, वालजी, क्यूमैक्स, स्पर्श, बाकी भी सारे मिल्स, वो भी इसमें सहभाग ले रहे हैं, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म का एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन्हें भी उधर जोड़ रहा है। तो एक इसका विशेषता वही है कि अगर ऐसा देखेंगे डाइवर्सिटी वाइज तो पूरा भारत इसमें सहभाग ले रहा है। और मुझे लगता है कि एक विषय पे हमें विजय भाई का ही मत जो है वो जरूरी है लेना, कि एक बहुत ज्वलंत प्रश्न हमारे इसमें इस कोविड के बाद में आया, यूनिफॉर्म का ऑर्डर करने का टाइमिंग और फैब्रिक के 1 साल का रोटेशन है। हाँ, तो फैब्रिक के तौर पर मुझे लगता है विजय भाई इस पर थोड़ा सा रोशनी डाले, ताकि सारों टाइम टेबल क्या होता है, हाँ, सारे अपने आज अपने इस माध्यम से जो है ये बात पूरे भारत में पहुंच जाएगी। विजय भाई, इसके अंदर सर मेरा एक ऐसा बताना है कि अगर यूनिफॉर्म की ऑर्डर अगर अपन टाइम पे प्लानिंग करके देंगे तो अच्छी क्वालिटी की यूनिफॉर्म बनेगी और टाइम पे बच्चों को मिलेगी, और समय पर मिलना भी जरूरी है, नहीं तो धंधे भी। तो अभी इसके अंदर जैसे मैं पर्टिकुलर आपके माध्यम से एक आह्वान, मेरा रिक्वेस्ट जो भी आप समझे, तो उसके अंदर अगर अपन दिसंबर पीरियड के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म की अगर ऑर्डर निकलती है तो मैन्युफैक्चर को कपड़ा अरेंज करने के लिए और स्टिचिंग करने के लिए उसको पर्याप्त समय मिलता है। और जून में जब स्कूल चालू होती तब वो ही कैन सप्लाई, तो उस टाइम पूरा अपन सप्लाई जिस हिसाब से चाहिए वैसा, अभी समझो एक डिजाइन मंगा, भाई मेरे को ये चाहिए और वो मिल में अवेलेबल नहीं है, तो उसको बनने के लिए भी करीबन 60 to 90 डेज लगता है। उसके बाद गारमेंट बनाने के लिए उसको 30 डेज, 45 डेज, 50 डेज उसको लगता है। पहले वो नमूना भेजना है उसका। हाँ, तो इसलिए कैसा है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर देखो, वो तो गवर्नमेंट के भी बहुत इंस्टीट्यूट है, वो भी अगर प्लानिंग अगर पहले करके देते हैं तो अपन समय पे उसको सप्लाई कर सकते हैं। और स्कूल्स वाले भी आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, चैन से उनके स्कूल है, 40 स्कूल है, 50 स्कूल है, 100 स्कूल है, वो अगर प्लानिंग अपने को पहले देते हैं तो अपन अच्छे से वो सप्लाई कर सकते हैं। सो दिसंबर में उसके ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। एक वो तो दिसंबर, और गवर्नमेंट भी अगर समझो उसका एक प्लानिंग फिक्स कर दे, 1 साल भर पहले अगर गारमेंटर को मालूम पड़ जाए तो वो पहले, अभी दिसंबर में तो क्या ऐसा ऑर्डर आने के बाद, अभी जो 15 अगस्त से जो ये पर्टिकुलर पीरियड निकलता है तो वो उसी टाइम अगर उसको कॉन्फिडेंस रहे तो वर्कर को काम दे सकता है, पहले भी बना के रख सकता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है ये यूनिफॉर्म लगेगा ही लगेगा। इसका ये जो है वो बेसिक नीड ऑफ द लाइफ कपड़ा है। और यूनिफॉर्म उसमें तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो करके हर साल लगने वाली चीज, उसमें हर साल नए बच्चे एडमिशन लेने वाले, उनको नहीं, उसमें दिक्कत क्या हो रहा है, जब अभी सीजन है, कारीगर हाथ में है, सीजन खत्म होने के बाद फिर वो कारीगर को देना क्या प्रोडक्शन काम, तो ये प्लानिंग रहा तो हमको आगे का प्लानिंग करने आता है, तो उससे एक चैनल बन जाता है और प्रोडक्शन इजी निकल जाता है। और वो जो इसमें और यही बात है कि गवर्नमेंट स्कूल हो या जो भी कलर बोलो, जो डिजाइन बोलो, 1-2-3 साल पहले इसका प्लानिंग होना चाहिए, 1 साल पहले तो इसका प्लानिंग होना चाहिए, तो उसका प्रोडक्शन हम 1 साल पहले एक प्लानिंग में लगा शुरू कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ईयर का यूनिफॉर्म यही रहेगा, वो कॉन्फिडेंसली स्कूल्स बोलना
तो कैसा मालूम है क्या, वो रिटेलर्स भी बना के रखेगा, मैन्युफैक्चर भी बनाएगा, कपड़े वाला भी बना के रखेगा, भाई ये ऑर्डर अपने को 100% आने वाली है। पूरा वैल्यू चेन टाइम में सप्लाई कर पाएगा। सो हैदराबाद में जो फेयर होने वाला है उसके लिए मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। और अमित जी जैन, विजय भाई डाकलिया, प्रकाश जी पवार और सुनील जी मेंग जी, आप सब लोग इस चर्चा में सम्मिलित हो गए, इसके आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।